हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। तो गाइस, आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15, दैट इज सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सम नेचुरल फिनोमेना से आप लोग क्या समझते हैं? मतलब कुछ ऐसी चीजें जो क्या होती है, नेचुरली होती है। ओके, समझ में आ रही है बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजली का चमकना, लाइटनिंग, ठीक है, या फिर अर्थ को एक सुनामी। ओके, ये सब चीजें क्या हो रही है? रेनफॉल भी क्या है? चेंज ऑफ सीजन। ओके, उसके बाद फिर चेंज ऑफ वेदर। ये सब सारा कुछ क्या होता है? ये सब नेचुरल फिनोमेना होता है। समझ में आ रही है बात? तो नेचुरल फिनोमेना मतलब मेरा मतलब कि जो नेचुरली अकरिंग हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। ठीक है ना? हम लोग क्या है, मतलब आदमी इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? नेचुरली फिनोमेना होता है। तो जो जो इस चैप्टर में हम लोग जिस नेचुरल फिनोमेना की बात करेंगे, ठीक है, वो दो नेचुरल फिनोमेना है। वन इज लाइटनिंग एंड अदर इज अर्थक्वेक। ओके, तो लाइटनिंग तो आप सबने देखा होगा। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? जब बिजली बिजली चमकती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। ओके, और अर्थक्वेक को पता ही है, भूकंप, जिसको हिंदी में भूकंप बोलते हैं। और उससे भी क्या होता है? बहुत सारा नुकसान हो सकता है हम लोग को। तो ये जो दोनों नेचुरल फिनोमेना है, इससे क्या होता है? इससे ह्यूमन को या फिर प्रॉपर्टीज को कभी कभी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। होता है ना? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी न्यूज में देता है कि क्या हुआ, लाइटनिंग हुआ, वहां पे किसी के ऊपर क्या हुआ, बिजली गिर गई। ठीक है ना? या आपने सुना होगा भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा। 2001 में जो भूकंप आया था गुजरात कच्छ में, और 2004 में जो भूकंप आया था कश्मीर में, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। या फिर आप अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े से इस बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेनाज है। ठीक है, नेचुरली होते हैं, और कभी कभी इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो नेचुरल फिनोमेनाज है, जो मैं बात कर रहा हूँ, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक की जो मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल फिनोमेना की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे होते हैं। ठीक है ना? इसका रीजन क्या है, किस तरह इनका प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से होता है नेचुरल फिनोमेना, लाइटनिंग कैसे होता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक किस तरह से होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हम लोग को हो सकते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और हुए भी है हम लोग को पहले भी। ठीक है ना? पास्ट में भी हम लोग को बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं अर्थक्वेक से। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि ये जो अर्थक्वेक और ये जो लाइटनिंग है, इससे बचने के लिए हमने क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइटनिंग के बारे में, थोड़ा लाइटनिंग के बारे में जानेंगे कि लाइटनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि लाइटनिंग का जो रीजन है वो होता है चार्जिंग बाय रबिंग। मतलब कि अगर कोई दो चीज को हम रब करते हैं आपस में, तो उसमें क्या होता है? चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है ना? चार्ज के बारे में आप लोगों ने 6 और 7 में भी थोड़ा चार्ज और करंट के बारे में पढ़ा ही होगा। तो होप कि यहाँ पे उतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। जो चार्जेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? चार्जेस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, और इंटरेक्शन कैसे होता है। मतलब अगर मैं दोनों चार्ज को या फिर जितने टाइप के भी चार्ज होते हैं उनको मैं आपस में लेके आऊं, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर का मतलब कि जो चार्ज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। समझ में आ रही है बात? फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। फिर हम लोग जानेंगे लाइटनिंग जो है वो कैसे होता है, लाइटनिंग से किस तरह से हम बच सकते हैं, लाइटनिंग से क्या क्या नुकसान हो सकता है हम लोग को। ठीक है ना? फिर हम जानेंगे लाइटनिंग की सेफ्टी, मतलब किस तरह से उससे बच सकते हैं। फिर हम जानेंगे अर्थक्वेक और प्रोटेक्शन अगेन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है और उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो इसको हम चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा लाइटनिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, लाइटनिंग जो होता है, जिसे बिजली चमकना हम लोग बोलते हैं, बहुत पुराने जमाने में क्या था कि इसको एक मिथ था कि जब क्या होता है, भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुस्सा होते हैं। रेथ ऑफ गॉड इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब जब भगवान क्या होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऊपर से लाइटनिंग करते हैं। ठीक है ना? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रूव किया कि जो लाइटनिंग जो प्रोसेस है वो ड्यू टू द रबिंग ऑफ चार्जेस। मतलब दो चार्ज जब आपस में रब होते हैं तो उसके कारण क्या होता है? लाइटनिंग होता है। ठीक है ना? तो देखिए, रबिंग ऑफ चार्जेस से लाइटनिंग होना, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि जब विंटर सीजन में जब आप वुलन क्लॉथ पहने होते हैं, है ना, तो वुलन क्लॉथ को जब आप खोलते हैं, सपोज जब उसको आप खोलते हैं, अगर रूम में क्या है, थोड़ा डार्क है, अंधेरा है, तो उस केस में क्या होता है? आपको एक स्पार्क का आवाज सुनाई देती है ना? थोड़ा सा स्पार्क होता है जब उसको हम लोग खोलते हैं, और हमें थोड़ा सा लाइट भी दिखाई देता है। ठीक है ना? या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर का कपड़े में भी ये चीज सेम चीज होता है। अगर पॉलिएस्टर का कपड़ा हमने पहना हुआ है और मैं अचानक उसे खोल रहा हूं तो उसमें एक चढ़ चढ़ के करके आवाज आता है और थोड़ा सा हमें लाइट भी, अगर रूम में डार्क हो तो हमें थोड़ा लाइट भी उसमें दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, लाइटनिंग ही है। और जो ऊपर में जो होता है लाइटनिंग, जो बिजली के चमकना, वो भी एक तरह से क्या है, दोनों एक ही प्रोसेस है। समझ में आ रही है बात। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या हो रहा है, पहले जब मैं वुलन वाला अपना क्लोथ को ओपन कर रहा हूं तो वहां भी चार्जेस क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं। और जब चार्जेस रब हो रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, स्पार्क हो रहा है। स्पार्क मतलब जो लाइट हम लोग देखते हैं निकलता है, वो स्पार्क बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। अब वही अगर यही चीज अगर क्या हो, एक बड़े पैमाने पे हो, मतलब कि बहुत सारे चार्जेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में अगर रब कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चार्जेस आपस में रबिंग कर रहे हैं, घिस रहे हैं आपस में, तो उनसे जो लाइटनिंग होगी, मतलब जो लाइट निकलेगा, जो स्पार्क निकलेगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, वो भी क्या होगा, बहुत बड़ा रेंज में निकलेगा। तो उसको हम लोग लाइटनिंग का नाम देते हैं। और जो हम लोग को साउंड सुनाई देता है, वो साउंड भी क्या होता है, वहां पे सुनाई देता है, जिसको हम लोग थंडरिंग का नाम देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से क्या होता है, रबिंग करने से किस तरह से कोई बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे बोल रहा है कि चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब कि अगर मैं दो चीजों को रब करूं आपस में, ठीक है ना, मैंने आपस में घिसू, उनको रब करूं, तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। कैसे चार्ज हो जाते हैं भाई, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग भी ये कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक बलून लिया, ठीक है, बलून को आपने क्या किया, एक वुलन क्लोथ में उसको रब किया, और रब करने के बाद अगर बलून को आप छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। देखा है ना आपने, ये चीज बहुत कॉमन है। या फिर आपने अगर कॉम्ब जो होता है, कंघी, उसको अगर ड्राई एयर में हम लोग सूखे हुए बालों में एक बार चलाते हैं, 2-3 बार उसको रब करते हैं, और रब करने के बाद छोटे छोटे जो पेपर ऑफ पीसेज होते हैं, ठीक है, उसको अगर हम लोग छोटे छोटे पीस के पास अगर लेके आते हैं पेपर के, उस कॉम्ब को, तो वो कॉम्ब क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने उस कॉम्ब को या फिर जब मैंने उस बलून को रब किया किसी चीज में, तो वो क्या हुआ, चार्ज एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। मतलब कि सपोज अगर मान लेते हैं कि मेरे ड्राई हेयर में चार्ज था, ठीक है, पहले से सपोज, और कॉम्ब में क्या था, चार्ज नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब कॉम्ब को रब किया अपने हेयर में, तो जैसे ही हेयर में रब किया तो क्या हुआ, मेरा जो हेयर का जो चार्ज था वो क्या हो गया, कॉम्ब में ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रबिंग बाय चार्जिंग। मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो चीज को रब करते हैं, रगड़ते हैं, आपस में घिसते हैं, तो उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। लेकिन वो जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कि जो क्या है, अभी रुका हुआ है। ये हमने पढ़ा है ना पहले भी, फिजिक्स में बहुत सारे जगह स्टैटिक वर्ड का हमने यूज किया, जैसे फ्रिक्शन में भी यूज किया था, याद होगा आप लोगों को। मतलब कि अगर कोई चीज क्या है, रुका हुआ है, तो मैं उसको बोलता हूँ स्टैटिक। तो मतलब जब मैं कोई भी दो चीजों को आपस में रब करता हूं, तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो चार्ज बनता है, वो कैसा होता है, वो उसमें ही रुका हुआ होता है। ओके, सपोज मैंने क्या किया कि मैंने एक बलून लिया, ठीक है, बलून को जब मैंने रब किया तो क्या हुआ कि जो बलून था उसमें जो भी चार्ज आया वो क्या हुआ, इसके अंदर ही क्या हो गया, रह गया। और इसके अंदर ही क्या है, अभी इसके अंदर ही है वो चार्ज यहां से कहीं जा नहीं रहा है, स्टैटिक है, इसके अंदर क्या है, स्टैटिक है। तो इसीलिए हम इस टाइप का चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, या फिर इसको जो इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिया है कि द केमिकल चार्जेस generated by rubbing is called static electricity because these charges do not transmit, ठीक है ना। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है कि रबिंग से आता है, ठीक है ना। जब उसको रब करते हैं, और वो कैसा होता है, वो क्या होता है कि स्टैटिक हम लोग उसको बोलते हैं। क्यों स्टैटिक बोलते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डू नॉट ट्रांसमिट, वो ट्रांसमिट अभी नहीं हो रहा है, मतलब कहीं दूसरे जगह वो क्या कर रहा है, नहीं जा रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जांपल है चार्जिंग बाय रबिंग का, इसका एक बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि कॉम्ब और पेपर का मैंने आपको एग्जांपल दिया। एक पेन का रिफिल लेते हैं और उसको अगर मैं पॉलिथीन में उसको रब करता हूं तो भी क्या होता है, दोनों में चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि एक ग्लास रॉड को अगर मैं सिल्क वाले कपड़े में रब करता हूं तो उसमें भी क्या होता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो अब क्या हो गया, ये चार्ज जो हो गया, ये चार्ज क्या हो गया, वहां पे आ गया, स्टैटिक हो गया वहां पे, लेकिन वो कहीं अभी चार्ज जा नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आखिर चार्ज फिर एक जगह दूसरी जगह जाता कैसे, ठीक है ना, कैसे जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं।
एंड देयर इंटरेक्शन। और जब दो चार्ज को हम लोग रब करने के बाद, जब मैंने किसी दो ऑब्जेक्ट को लिया, उसको रब कर दिया, और रब करने के बाद अगर मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाऊं या फिर उसी के जैसा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट के पास लेके आऊं तो क्या होता है, ठीक है ना, मतलब उसका इंटरेक्शन अगर मैं करवाता हूं चार्जेस का तो क्या होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा या जाना भी होगा या सुना भी होगा कि जनरली यहाँ पे दो टाइप के चार्ज हम लोग जानते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है ना। एक चार्ज पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे चार्ज को हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपको अपने थोड़ा दिमाग में रखना है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल विल रिपेल एंड चार्ज ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल विल अट्रैक्ट, ठीक है ना। मतलब अगर कि मेरे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, सपोज मेरे पास क्या है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, और इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक दूसरे के सामने लेके आ रहा हूँ, इंटरेक्ट करा रहा हूँ, तो अगर वो दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, सेम मटेरियल के हैं, ठीक है ना, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, या दोनों में सेम चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, देखिए यहाँ पे दो बलून को लिया, ठीक है, दोनों बलून को उसने क्या किया कि अलग अलग उसने क्या किया कि वुलन क्लॉथ में रब कर दिया, ठीक है ना। इस बलून को भी लिया, उसमें वुलन क्लॉथ में रब कर दिया, इस बलून को भी लिया, वुलन क्लॉथ में क्या कर दिया, उसको रब कर दिया। जब दोनों को रब कर दिया वुलन क्लॉथ में, तो रब करने के बाद क्या होता है, चार्ज आता है। तो अब इस दोनों में क्या आ गया, कुछ चार्ज आ गया, ठीक है ना, इस दोनों में कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है वो चार्ज, या फिर वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस दोनों में क्या हुआ, कुछ चार्ज आ गया। अब मैंने क्या किया कि इस दोनों बलून को लिया और इस दोनों बलून को ले जाके मैंने क्या किया कि अलग अलग इसको यहाँ पे इस तरह से लटका दिया, दोनों को आसपास रख दिया, ठीक है। तब मैंने देखा थोड़ी देर के बाद कि ये दोनों क्या बलून क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, सेम इसी बलून को मैंने फिर से लिया, ठीक है ना, इसी बलून को क्या किया मैंने फिर से लिया और एक रिफिल मैंने लिया, ठीक है। रिफिल को मैंने क्या किया हुआ है पहले से, उसको भी क्या किया हुआ है, कपड़े में उसको रब किया हुआ है, क्लॉथ में रब किया है, तो इसमें भी कोई चार्ज होगा जरूर रिफिल में। तो जब इस रिफिल को मैं इसके सामने लेके आया, इस बलून को इस रिफिल के सामने लेके आया, तो मैंने क्या देखा कि ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया इस तरह से, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या किया था, रिपेल किया था, ठीक है ना, और ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं ऐसी दो चीजों को एक साथ लेके आता हूं जिसमें क्या है, सेम चार्ज है, ठीक है ना, ये बलून है ये भी बलून है, तो अगर मैं दोनों को चार्ज कर रहा हूं एक ही वुलन क्लॉथ से, तो दोनों में ऑब्वियसली क्या होगा, सेम चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो जब चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को दूर कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने ये काम यहां पे किया, मैंने अब क्या किया कि इस बलून में तो कुछ चार्ज था ही वुलन क्लॉथ का पहले से, ओके। अब मैंने क्या किया कि इस रिफिल को भी क्या किया, एक क्लॉथ में क्या कर दिया, रब कर दिया, या पॉलिथीन में क्या कर दिया, रब कर दिया। और रब करने के बाद जब मैं इसको बलून को इसके सामने लेके आया, तो इसने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। मतलब क्या कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसमें एक अलग चार्ज है, और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, एक अलग चार्ज है एक्वायर किया हुआ। तो जब मैंने दो डिफरेंट चार्जेस को एक साथ लेके आया, तो इंटरेक्ट करवाया, तो वो दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। समझ में आ रही है बात। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल होते हैं। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, जैसे कि ये बलून क्या है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ था, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन सिमिलरली अगर चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अगर वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, जैसे कि ये बलून है डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, ये लिड है पेन का जो रिफिल होता है वो क्या है, डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। तो अगर दोनों डिफरेंट मटेरियल का चार्ज बॉडी को एक साथ अगर हम लेके आते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि अपोजिट चार्जेस रिपेल करते हैं और सेम चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द मूविंग ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, ड्यू टू द मूविंग ऑफ चार्जेस। अगर सपोज मान लेते हैं कि इसमें चार्ज है, इसमें भी एक कोई चार्ज एक्वायर किया होगा, ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई चार्ज है मान लेते हैं, वो चार्ज क्या हुआ, इसको सेम चीज मिला चार्ज को, तो ये चार्ज क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। एक दूसरे से दूर भागे ना, तो एक दूसरे से दूर भागने के लिए क्या करेगा, वो चार्ज मूव होगा। समझ में आ रही बात, चार्ज क्या होगा, मूव होगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि पहले से तो ये चार्ज इसमें स्टैटिक पोजीशन में है, इसमें भी क्या है, स्टैटिक पोजीशन में रुका हुआ है दोनों में चार्ज। लेकिन जैसे ही मैंने अपोजिट चार्ज को इसको और इसको लेके आया, जैसे ही सामने लेके आया, वैसे ही क्या हुआ कि दोनों का चार्ज क्या हुआ, एक दूसरे के पास आना चाहा, क्योंकि अपोजिट चार्ज था। ठीक है ना, अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहा, जिसके कारण फिर से क्या हुआ, चार्ज ने चलना शुरू किया, मूव करना शुरू किया। तो गाइस हम लोग 6th क्लास में ये चीज पढ़ चुके हैं कि मूविंग चार्जेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट। याद है आप लोगों को, 6th क्लास में आपने ये चीज पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, 6 में भी है, 7 में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना है। तो मूविंग चार्जेस को हम लोग बोलते हैं करंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इस दोनों को चार्जेस को आपस में एक साथ लेके आया, तो वैसे ही ये दोनों एक दूसरे को रिपेल किया और चार्ज क्या हुआ, मूव किया। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया करंट। समझ में, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, अपोजिट चार्ज को जैसे ही मैं एक दूसरे के पास लेके आया, वैसे ही क्या हुआ, दोनों चार्ज ने एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे भी क्या हुआ, मूविंग चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। समझ में आ रही बात। ठीक है ना। तो इस पार्ट में हमें जानना क्या है, मेनली जो हम जानेंगे इस पार्ट में वो है सबसे पहला कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज मैंने वहां पे रब किया और रब करके मैंने उसको अलग अलग छोड़ दिया, रख दिया, मैंने किसी के साथ कांटेक्ट में लेके नहीं आया ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। तो उस केस में क्या हुआ कि उसके अंदर जो चार्ज था इधर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है ना। जो चार्ज था उसके अंदर वो क्या हो गया कि वहीं पे रुक गया, रह गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिट नहीं होता है चार्ज, डू नॉट ट्रांसमिट। लेकिन जब चार्ज क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो जब चार्ज ट्रांसमिट होगा तो कैसे ट्रांसमिट होगा चार्ज, तो कैसे ट्रांसमिट होगा, अगर सेम टाइप का चार्ज उसको मिला तो वो क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है। अगर उसको डिफरेंट टाइप का चार्ज मिला तो वो क्या कर देगा, उसको अट्रैक्ट कर देगा। और यही ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समझ में आई बात। ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समझ में आई बात। ठीक है ना। तो ये 1.2 पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि चार्जिंग बाय रबिंग हम लोग किस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो गाय आप लोग जाइए, घर पे जाइए और रब करके देखिए, डिफरेंट चीजें उठाइए, जो चीज आपको मिलता है, छोटी मोटी चीजें एक दूसरे को उसके रब कीजिए, रब करके देखिए क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज हो रहा है, स्पार्क हो रहा है। जाइए देखिए। ठीक है ना। बहुत मजेदार है। चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है। तो इसमें जो पॉइंट्स मैंने बताया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और मूविंग चार्ज को हम लोग बोलते हैं करंट। समझ में आई बात। ठीक है। ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो अब मैंने ये जान लिया कि चार्ज के बारे में, क्या क्या जान लिया कि रब करने से क्या हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना। अगर मैंने चार्ज प्रोड्यूस करके सेम टाइप का किसी को लेके आया, या अपोजिट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट उसके पास लेके आया, अपोजिट चार्ज वाला या सेम चार्ज वाला, तो वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपेल कर देगा। मतलब चार्ज को क्या कर देगा, मूव कर देगा। ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है ना। चार्ज क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है ना। तो वायर्स के एग्जांपल लीजिए आप। वायर्स क्या करते हैं, वही करते हैं ना, चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। चार्ज जब ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, तो वो करंट बन जाता है। तो सबसे पहला चीज तो ये हुआ कि अगर मुझे चार्ज को ट्रांसफर करना है तो मुझे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना। तो चार्ज ट्रांसफर किस तरह से करते हैं ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है। देखिए इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। और इसका यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, वो चार्ज है या अनचार्ज है। समझ में आ रही बात, वो चार्ज है या फिर अनचार्ज है। देखिए ये जो अरेंजमेंट है इसके पार्ट्स में बता देता हूं क्या क्या होता है। सबसे पहले यहां पे होता है एक कार्डबोर्ड, उसको होता है ये कार्डबोर्ड होता है। उसके बाद फिर ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेपर पिन। पेपर पिन तो आप सबने देखा ही होगा, पेपर पिन कैसा होता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पेपर पिन। और ये जो है वो ये है एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है। ये क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल है ना। और ये तो आप लोगों ने शुरू से देखते ही आ रहे हैं। ये अब ये क्या है, रिफिल है। ठीक है ना। रिफिल का यूज हम लोग कर रहे थे। रिफिल को क्या कर रहे थे, पॉलिथीन में रब कर रहे थे, उसको चार्ज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी रिफिल का वही सेम काम है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैंने इस अरेंजमेंट को कैसे लगाया, मैंने एक जैम का बॉटल लिया, बड़ा जैम का बॉटल होता है हम लोग घर में, सबके घर में होता है।
जैम का बॉटल लिया, जैम के बॉटल में मैंने क्या किया कि उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है ना, कार्डबोर्ड लगा दिया, पेपर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी लगा सकते हैं, कार्डबोर्ड एक मैंने लगा दिया। कार्डबोर्ड लगाने के बाद मैंने क्या किया कि पेपर पिन लिया, ये पेपर पिन आपने देखा, ये पेपर पिन लिया और इस पेपर पिन को मैंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल बनाया और उस होल के थ्रू मैंने इस पेपर पिन को यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। इस पेपर पिन के इस एंड में मैंने क्या किया है, दो एल्यूमिनियम फॉइल लिए, एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे दो टुकड़े लिए, पीसेज ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल लिए, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको कार्डबोर्ड को ऊपर से ढक्कन जो है इसका लगा दिया और लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि एक रिफिल लिया, ठीक है, रिफिल को मैंने फिर से क्या किया, पॉलिथीन में रब किया, जिससे वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। और पॉलिथीन में रब करने के बाद मैंने क्या किया कि इस रिफिल को लेके यहाँ पे टच कराया पेपर पिन में, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि पेपर पिन क्या होता है, पेपर पिन जो होता है वो क्या होता है, लोहे का, आयरन का बना हुआ होता है, देखिए ना, या तो आयरन का होता है या मेटल का ही बना हुआ होता है, जो भी होता है मेटल का ही बना हुआ होता है। और उससे क्या होता है, हम जानते हैं कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने क्या किया कि इस रिफिल को यहाँ पे जैसे टच करवाया पेपर पिन में, तो ये रिफिल के पास क्या था, कुछ चार्ज था, इस रिफिल के पास क्या था, कुछ चार्ज था, क्योंकि मैंने इसको पॉलिथीन में रब किया। और मैंने अभी पढ़ा कि रबिंग क्या, चार्जिंग क्या कैसे होता है, रबिंग से होता है, रब किया, इसमें एक चार्ज आ गया। अब ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग थिंग है, मतलब ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पेपर पिन मेटल का बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो चार्ज था इससे ट्रांसफर होके क्या हुआ, इसके थ्रू यहाँ पे गया और मैंने क्या देखा कि ये जो एल्यूमिनियम फॉइल थे वो क्या हो गया, एक दूसरे से फार अपार्ट हो गया, मतलब जो इसके बीच का जो गैप था थोड़ा ऐसे बढ़ गया। समझ में आ रही बात, पहले ऐसे था, अब इसका गैप क्या हो गया, इस तरह से बढ़ गया, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए आप लोग, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने पता कर लिया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरह से जैसे ही क्या मैंने यहाँ पे एक चार्ज रिफिल को यहाँ लेके आया और इसको यहाँ पे टच कराया, तो ये एक दूसरे को रिपेल किया, एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। तो रिपेल क्यों किया, तो रिपेल करने का ये रीजन है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे था इस रिफिल में, ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो ये चार्ज जो था ये सेम चार्ज इसमें भी गया होगा, सेम चार्ज इसमें भी गया होगा ना, सेम चार्ज क्या होगा, इसमें भी गया होगा, सेम चार्ज इस वाले फॉइल में भी गया होगा। तो अब क्या हुआ कि जो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इसीलिए इसने क्या किया, इसको रिपेल किया। समझ में आई बात। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे हुआ, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो क्या है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर थ्रू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेरा कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पेपर पिन की जगह में कुछ लकड़ी का या कुछ दूसरा चीज का, पेपर का कुछ ले लेता जो मतलब इंसुलेटर है, तो क्या होता, यहाँ पे ये चीज मैं नहीं देख पाता। समझ में आया बात। तो चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो क्या है कि कैसा होना चाहिए मेरा चार्ज, वहां पे कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जहां से मैं चार्ज को पास कर रहा हूं वहां क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हमेशा वायर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि वायर्स क्या होते हैं, कॉपर के बने हुए होते हैं, कंडक्टिंग मेटल के बने हुए होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या होता है कि पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि मतलब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, राइट डाउन इट्स पार्ट्स। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होता है। जैम का बॉटल होता है, एक कार्डबोर्ड होता है, उसके बाद पेपर पिन, एल्युमिनियम फॉयल और एक चार्ज रिफिल। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है मुझे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे इसको लगाया, टच कराया पेपर पिन से, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। अगर यहाँ पे कोई अनचार्ज रिफिल में लेके आता तो क्या यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होता, चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होता, नहीं होता, क्योंकि इसमें तो चार्ज है ही नहीं, इसमें तो चार्ज है रहता ही नहीं रिफिल में, तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होता। तो ये फॉइल में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप मुझे ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इट इज अ डिवाइस विच टेल अस वेदर बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज। मतलब जो बॉडी है, मतलब जो यहाँ पे इसको हम टच करा रहे हैं पेपर पिन से, वो बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी है या फिर अनचार्ज बॉडी है, ठीक है ना। अगर मैं रिफिल को बिना रब किए, बिना मैं पॉलिथीन में रब किए यहाँ पे अगर इसको टच कराऊं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। वहीं अगर मैं उसको रब करके कराऊं, चार्ज एक्वायर कर लेगा वो, उसके बाद फिर क्या होगा, रिपेल करेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो
तो ये क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोस्कोप आते हैं जो आप लोग अपने आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, वो हमें ये भी बता देता है कि चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है कि सपोज अगर मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने इस रिफिल की जगह पे अपना हैंड यहाँ पे लगा रख दिया, अपने हाथ को क्या कर दिया, यहाँ पे टच करा दिया, तब क्या होगा, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इफ वी टच द पेपर पिन विथ हैंड्स देन स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल कोलैप्स ड्यू टू अर्थिंग। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है अर्थिंग, तो चलिए जानते हैं अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग के बारे में भी हमें और थोड़ा पढ़ना है, आगे भी थोड़ा जान लेते हैं कि अर्थिंग होता क्या है। अर्थिंग का नाम आपने कहाँ पे सुना है बताइए, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। यस, अर्थिंग का नाम आपने सुना होगा अपने घर के वायरिंग में। जो आपके घर में जो वायरिंग होता है उसमें अक्सर बोला जाता है कि ये अर्थिंग वाला तार है, ये लाइव तार है, होता है ना, ये न्यूट्रल वाला तार है। तो उसमें अर्थिंग आखिर होता क्या है, तो चलिए अर्थिंग को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्कोप पे मैंने क्या किया कि इस रिफिल की जगह पे मैंने अपना हाथ को टच करवाया, तो हाथ को जैसे ही मैं टच करवाऊंगा तो क्या होगा यहाँ से कि जो इस तरह से जो है क्या हुआ था, तो फैल गया था पहले चार्ज बॉडी के कारण, अब वो फिर से कैसा हो जाएगा, फिर से वो ऐसा ही हो जाएगा, फिर से वो कैसा हो जाएगा, फिर से मतलब पहले वो ऐसे फैला हुआ था, जब चार्ज बॉडी आया मैंने उसको हटाया चार्ज बॉडी को, और जैसे ही अपना हाथ को वहां पे टच करवाया तो अब क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से क्यों हुआ, इसका मतलब कि जो चार्ज इसने एक्वायर किया था पहले चार्ज बॉडी से, ठीक है, इस रिफिल से, अब वो चार्ज क्या कर रहा है, वो छोड़ दे रहा है, इसीलिए वो फिर से क्या हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो आखिर वो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो चार्ज पहले था वो अनचार्ज हो जा रहा है, तो इसका रीजन है अर्थिंग। क्या होता है कि जैसे ही मैं अपने हैंड से यहाँ पे इसको टच करूंगा, ठीक है ना, तो टच करने से क्या होगा कि मेरा जो बॉडी है, मेरा जो हैंड है वो क्या है, फिलहाल अभी अनचार्ज है। तो मैंने इसको जैसे ही टच किया तो जब जो चार्ज इसने एल्यूमिनियम फॉइल ने पहले से एक्वायर किया हुआ था इस रिफिल के चलते कर किया हुआ था ना, कुछ चार्ज था ना उसमें, तो अब क्या होगा, वो चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से होते हुए मेरे हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा, और मेरे हाथ में ट्रांसफर होते हुए मेरे बॉडी से होते हुए वो अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है ना। मतलब कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि अर्थिंग का मतलब होता है कि अगर सपोज कि चार्ज बॉडी जो है, ठीक है, किसी चार्ज बॉडी से क्या हो रहा है, चार्ज निकल के क्या हो जा रहा है, अर्थ की तरफ चले जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसे टच करूंगा तो इसका जो चार्ज इसमें पहले से इसने एक्वायर किया हुआ था वो चार्ज अब क्या हो जाएगा, मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो मेरी बॉडी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है फिर से ये कोलैप्स कर जाएगा, मतलब कि फिर से ये छोटा हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात। तो अर्थिंग, देखिए अर्थिंग, अब मैं बात अर्थिंग, तो ये आप समझ गए कि अर्थिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो अर्थिंग आखिर यूज करने का क्या फायदा है, अर्थिंग हम लोग जो यूज करते हैं उसका क्या फायदा है, ठीक है ना। तो देखिए अर्थिंग यूज करने का बहुत सारे फायदे हैं। जैसे सपोज कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में क्या होता है, करंट का लीकेज हो जाता है, करंट कहीं से लीक हो गया सपोज, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि करंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा करंट आ गया, ओवरलोड करंट आ गया बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर सपोज उस करंट के कांटेक्ट में ह्यूमन आएगा या हम आएंगे तो वो करंट क्या होगा, हमको इफेक्ट कर सकता है, हमें इफेक्ट कर सकता है ना भाई, करंट क्या है, चार्ज है। तो जैसे उसको टच करेंगे वो चार्ज मेरे बॉडी में ट्रांसफर होगा तो मेरे बॉडी क्या होगा, इफेक्ट कर सकता है उसको। तो लेकिन अर्थिंग से क्या होगा कि जैसे ही वो मेरे बॉडी में ट्रांसफर होगा और मेरे बॉडी से ट्रांसफर होकर वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, उसका अर्थिंग हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि सिर्फ चार्ज क्या हुआ, मेरे बॉडी से होते हुए अर्थ में चला गया, मेरे बॉडी पे रुका नहीं वो चार्ज, तो जिससे क्या हुआ कि मुझे शॉक लग सकता है लेकिन उतना ज्यादा वो नुकसान नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। अर्थिंग है। और एक एग्जांपल आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक तरह का रॉड इस तरह का छत पे लगाया हुआ होता है, देखा होगा आपने। वो जो रॉड होता है वो क्या होता है, वो छत से होते हुए अर्थ में जो होता है उसको हम लोग, अर्थ के अंदर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक गड्ढा मतलब ये करते हैं और उसको फिर हम लोग अर्थ के अंदर डाल देते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा वो क्या होता है, रॉड के ऐसा होता है। तो जब भी क्या होता है, लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग जब भी होता है तो लाइटनिंग, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लाइटनिंग में क्या होता है, चार्ज का किस तरह का रोल है। तो जब भी लाइटनिंग होता है तो उससे हम लोग को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए क्या होता है कि जब लाइटनिंग होता है तो डायरेक्टली वो लाइटनिंग क्या होता है, इस रॉड पे पड़ती है, क्योंकि ये रॉड क्या होता है, सबसे ऊपर जगह पे होता है, अक्सर छत पे होता है। तो लाइटनिंग भी आसमान से होता है तो ऑलवेज क्या होगा कि जो उसको सामने दिखेगा उसके ऊपर पहले गिरेगा वो, तो इसीलिए रॉड क्या होता है, छत पे होता है।
तो जैसे ही इसके ऊपर क्या होता है, लाइटनिंग होता है, तो इसके थ्रू जो भी चार्ज है सब इधर से आते हुए कहाँ चले जाता है, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, अर्थ में चला जाता है, और इससे क्या होता है, ना ही तो हमारे बिल्डिंग को, ना ही तो ह्यूमन को, हम लोगों को कोई नुकसान क्या होता है, नहीं हो पाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में ट्रांसफर ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने क्या जाना कि जो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमेशा कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे कि कोई मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल नहीं, हम लोग वुड और ये रबर और लेदर तो ले नहीं सकते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मेटल्स लेना पड़ेगा। मेटल्स हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, चार्ज को कंडक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे थे, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, जाना कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि किसमें चार्ज है, किसमें चार्ज नहीं है। ठीक है, फिर हमने जाना कि अर्थिंग के बारे में, हमने जाना कि अर्थिंग क्या होता है। तो अर्थिंग क्या होता है कि अर्थिंग मतलब कोई भी अगर एक्स्ट्रा करंट पास हो रहा है और उसके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन बॉडी आता है, तो वो करंट उसके बॉडी से होते हुए कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो गाइस, तो आज के टॉपिक में हमने जो भी डिस्कस किया, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट या कुछ क्वेरीज आपको होती है तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।